Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख। Sensex logs fourth worst fall ever, dives 2,702 points. Nifty plunges 4.78%. Rupee plummets 1 rupee 9 paise, steepest in 10 months. And Brent crude breach $100 a barrel for the first time since 2014. सेंसेक्स में आज 2,997 की गिरावट हुई, जो अब तक की चौथी सबसे तीव्र एक दिवसीय गिरावट है। निफ्टी 4.78% लुढ़क गया। रुपए में डॉलर के मुकाबले 1 रुपए 9 पैसे की गिरावट आई, जो 10 महीने के दौरान सबसे अधिक एक दिवसीय गिरावट है। और वर्ष 2014 के बाद पहली बार ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर गई। और इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट, वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर SP शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा। शुक्रिया, थैंक यू। और अब लेते हैं शेयर बाजार की खबर, जहां से खबर बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय शेयर बाजारों में 2 वर्षों की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज हुई। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ जाने के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरकर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 4.72% की तीव्र गिरावट से 2,702 अंक लुढ़ककर 54,530 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 4.78% की मंदी से 815 अंकों की भारी गिरावट दर्ज करता हुआ 16,248 पर बंद हुआ। पिछले 6 कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स में कुल 6.2% की गिरावट आई है और इसी दौरान निफ्टी में 6.3% का नुकसान दर्ज हुआ है। विस्तारित बाजार की बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक आज 5.53% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 5.77% की गिरावट दर्ज हुई। The Indian stock market saw its biggest fall in 2 years. Benchmark indices declined for 7th consecutive trading session as tensions between Russia and Ukraine escalated. The barometer index, the S&P BSE Sensex stumbled 2,702 points or 4.72% to 54,530. The Nifty 50 index slumped 815 points or 4.78% to 16,248. The Sensex has declined 6.2% in 6 days, while the Nifty corrected 6.3% in the same period. In the broader market, the mid-cap index cracked 3.53%, while the small-cap index dropped 5.77%. Sellers outnumbered the buyers. Among the sectoral indices, the consumer durable index was down 3.57%, FMCG index fell 3.69%, and the healthcare index tumbled 3.98%, outperforming the benchmark Sensex.
The following indices also went down. The Realty Index was down 7.27%, Telecom Index 6.48%, and the Auto Index went down by 6.05%, outperforming the benchmark Sensex. Trading sentiment took a hit after Russian President Vladimir Putin said in a public address that he had authorized a military operation in Ukraine. उधर यूक्रेन में रूस की सैन्य गतिविधि के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले ₹1.09 लुढ़ककर 75 रुपये 65 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 1.5% की ये गिरावट 10 महीने के दौरान एक दिन में होने वाली सबसे अधिक गिरावट है। कल के कारोबार की समाप्ति पर रुपये का स्तर 74 रुपये 56 पैसे प्रति डॉलर था। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले मंदी के साथ 75 रुपये 2 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर खुला और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य गतिविधि की घोषणा के बाद निवेशकों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम हो गई और अतिरिक्त गिरावट दर्ज करता हुआ रुपया 75 रुपये 65 पैसे प्रति डॉलर के स्तर तक फिसल गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार विदेशी फंडों द्वारा भारत से निकासी जारी रहने, घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट के रुख और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का दबाव निवेशकों की धारणा पर पड़ा। डॉक्टर शर्मा, जैसे हमने देखा है ऑलमोस्ट ऐतिहासिक गिरावट हुई है, 4th हाईएस्ट एवर सेंसेक्स में और निफ्टी में, और पूरा बाजार ब्रॉड बेस्ड गिरावट है। हालांकि हम आगे चलकर देखेंगे कि पूरे विश्व के बाजारों में गिरावट है। सो ये जो स्थिति उभर रही है रूस और यूक्रेन की, इसके कौन से ऐसे पहलू हैं जो बाजारों को कहें कि परेशान कर रहे हैं? क्या कंसर्न्स हैं और कितने दिन आपको लगता है कि ये जो गिरावट का सिलसिला है ये चलेगा? जी सोनू जी, एक तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, तो साथ ही ये एक और मेजर जियोपॉलिटिकल वरी जो है वापस रीइमर्ज हो गई है और जिसने पूरे विश्व की फाइनेंशियल मार्केट्स को इम्पैक्ट किया है। और मेजरली जो वरीज हैं वो क्योंकि रशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन में जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की, तो उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है, जिस वजह से सप्लाई रुकने से क्रूड प्राइसेस काफी शार्पली जंप कर सकते हैं, तो जिसका सीधा असर जो है खासकर डेवलपिंग इकोनॉमीज और जैसे भारत जैसे प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज जिनके कंजम्पशन डिमांड बहुत है, तो उनके ऊपर बहुत असर आता है जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं। और क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं, WPI में 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं, और अगर हम देखें कि वे जो क्रूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग कोई 9% के आसपास हैं WPI में, तो सीधे तौर पे जो इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगा। जब इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट आता है तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर उनके प्राइस कॉस्ट मार्जिन कम हो जाते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को इम्पैक्ट होता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इम्पैक्ट होने से सीधा असर जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जाता है। तो ये एक जो इस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो काफी वरिंग एक हमारे लिए चिंताजनक विषय बन गया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे जो आपूर्ति है उसको कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। आने वाले टाइम में अगर वॉर लंबी चलती है तो हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे कि जो खासकर जो क्रूड में जो एनर्जी का हमारी डिमांड है, और दूसरा जो क्योंकि हम एक नेट इम्पोर्ट कंट्री है, हमारा उतना ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जितना हम इम्पोर्ट करते हैं, तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं, जैसे रूपी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, रूपी पे इम्पैक्ट आने से हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं और महंगे हो जाते हैं, जिसका सीधा असर फिर इन्फ्लेशन के ऊपर जाता है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो हित में नहीं है, काफी आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। खासकर जो मार्केट्स हैं, मार्केट्स में जो डिसलिबरेशन आज देखी है, अगर ये वॉर और गहरा जाती है तो मार्केट्स के ऊपर और भी इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो दैट इज हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन जो वॉर का इम्पैक्ट है वो तो सहना पड़ेगा, क्योंकि जो उसमें फंडामेंटल्स जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता है वो फंडामेंटल्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो आने वाले टाइम में मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनका जो इसेंशियल्स की सप्लाई है वो इंटैक्ट रहे, सो दैट के जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट ना आए, और जो
हमारा जो जितनी भी हमारी सेगमेंट्स हैं वो उनके ऊपर एक जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी हम हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं। तो सरकार को इसके मद्देनजर एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने होंगे कि किस तरीके से हम ये सब चीजें आने वाले टाइम में एड्रेस कर पाएंगे। We'll continue our discussion with Dr. Sharma after this commercial break. क्या इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ, छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. Dr. Sharma, we were talking about the impact of the geopolitical tension that we are currently facing in the world, particularly Russia attacking Ukraine. So what are the impacts that India can feel? You touched upon the fact that the CPI inflation will be higher. Added to this is my question to you. What will RBI be doing going forward? Will they be obliged to raise interest rates? Earlier they were planning for at two levels in the month of August and December to hike the rates. You think there will be more hikes now that the situation is such? No, I don't think that RBI will take some knee-jerk reaction to control the rupee or control inflation, because now economy is recovering from the bad impact of coronavirus, and small businesses, particularly the MSMEs, are most impacted segment. So if the interest rate goes up, then this segment is severely impacted, because they are not able to get their adequate finances from the banking sector, and their cost of funds also becomes very high. So this is very sensitive time. I think RBI has to take calibrated measures with and always RBI do that. They take the calibrated measures. They are not taking any knee-jerk reaction in the past also. During the Lehman crisis also, during the Corona crisis also, we have observed that their calibrated measures are always very, very beneficial for the growth of the economy. So, Dr. Sharma, the calibrated measure could be the sharp cut in the excise duty on petrol and diesel to contain fuel inflation. That is the need of the hour, that we despite increasing the interest rate, we have to cut the excise duty of the major items where there an increase of sharp increase in the prices in the international commodities. So that will be a great respite to the inflation scenario, and particularly to the manufacturers, those who are in the production processes. So I think these kind of calibrated measures would be useful at this juncture, because this is very difficult time once again after the coronavirus. So I am hopeful, and everyone is thinking about that there will be not any knee-jerk reaction by our reputed Reserve Bank of India, and they will consider the whole situation, and I think this accommodative monetary policy stance will continue till the situation becomes normal in the coming months. इनफैक्ट डॉक्टर शर्मा, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट होंगी इस सिचुएशन की वजह से, जो रशिया और यूक्रेन की कहें कि ज्यादा गंभीर हो गई है, सो ऐसे में आपको लगता है कि शायद यूएस फेड अपना जो रवैया है वो थोड़ा शायद नरम करे, शायद जो नॉर्मलाइजेशन का उनका प्रोसेस था, उनका जो प्लान था कि ज्यादा उसको तेज करना है, उसको स्लो डाउन कर दे इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन का भी दबाव सीधे सीधे ग्रोथ पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी यूएस के ऊपर कोई ज्यादा ऐसा दबाव नहीं है कि इमीडिएटली वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करे। वो उनका प्लान है कि इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन 40 इयर्स हाई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको टेपर करना पड़ेगा सूनर देन लेटर। लेकिन अगर जैसे उन्होंने काफी देर से इन्फ्लेशन को सहन किया है, तो आगे इसको और लिंगर ऑन कर सकते हैं कि जो ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में
क्योंकि वहां पे भी रिकवरी जो है बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी जो कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, काफी जगह पे इसका इम्पैक्ट है और डिमांड में जो तेजी है वो मेजरली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी की वजह से जो लोगों का रवैया है वो और अगर जैसे मार्केट से लिक्विडिटी खत्म होगी तो कंजम्पशन के ऊपर मेजर इम्पैक्ट आ सकता है और उसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर आता है। तो इस जंक्शन पे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज, खासकर जैसे यूएस लीडिंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो उसके लिए एक ऐसी सिचुएशन में बहुत ही स्वाभाविक बन जाता है कि वो एक ऐसी रैशनल मेजर्स ले जिनका इम्पैक्ट उनके अपने इकोनॉमी के ऊपर ना हो और दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी ये अच्छा रहेगा। Okay, we have this report which has just come in, and Dr. Sharma would like you to concentrate on this, and we have a question related to this. The American credit rating agency Moody's Investor Service has raised India's growth forecast to 9.5% from 7% for the calendar year 2022. The agency today revised its growth projection for India, citing a stronger than expected economic recovery from the national lockdown of 2020 and the second wave of the COVID-19 pandemic in mid-2021. Moody's said in a statement that they have raised the 2022 calendar year growth forecast for India and maintained the forecast for 5.5% growth in 2023. This translates into 8.4% growth in fiscal year 2022-23 and 6.5% growth in fiscal year 2023-24. However, it flagged high oil prices and supply distortions as a drag on growth. डॉक्टर शर्मा, ये एक अच्छी न्यूज है। पूरी जो अभी ग्लूमी हम न्यूज पढ़ रहे हैं उनमें कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आपको लगता है कौन से ऐसे कहें कि कदम हैं फिस्कल लेवल पर या मॉनेटरी लेवल पर जिनके कारण आपको लगता है कि ये संभव होने की बात कर रहा है मूडीज, और बाकी भी जो आ रहे हैं जो भी फोरकास्ट आ रहे हैं वो इसी रेंज में हैं भारत के लिए? जी बिल्कुल, ये मूडी का बहुत ही अच्छा रेशनल एनालिसिस है, क्योंकि जिस तरीके से जो डिमांड और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है पीछे के 2 महीनों में, वो पहले नहीं ऐसा सोचा गया था। पहले जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट था वो काफी सीवियर इम्पैक्ट देखा जा रहा था, जो कि इकोनॉमी को काफी इम्पैक्ट कर सकता था। लेकिन ये बहुत ही माइल्ड इम्पैक्ट जो थर्ड वेव का रहा है, उसके मद्देनजर ही जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है वापस वो रिवाइज होनी शुरू हो गई हैं। अगर आप देखेंगे कि पहले बहुत सारी फोरकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने 9.5 और 10% के बीच में भारत का ग्रोथ रेट दिया था, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन का और ये थर्ड वेव जो इम्पैक्ट आया तो उसके बाद काफी कट आए थे ग्रोथ रेट्स में। लेकिन हमारा भी एस्टीमेट है, पीएचडी चैम्बर का अपना एस्टीमेट है कि जो इकोनॉमी है ग्रोथ इस साल में 22-23 में वो इतना रह सकता है। 21-22 में हमारा प्रोजेक्शन है कि 9% से ऊपर का ग्रोथ रहेगा। और क्योंकि उसके कारण ये है क्योंकि जो सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की पीछे, तो उनका इम्पैक्ट अभी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो अभी फुल इम्पैक्ट नहीं आया था, क्योंकि इकोनॉमी में स्टॉप एंड स्टार्ट की सिचुएशन थी। थोड़ी देर के लिए इकोनॉमी ओपन अप होती थी, फिर वो स्टॉप की सिचुएशन आ जाती थी, कुछ वेव आके फिर इम्पैक्ट करती थी। तो अभी वापस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रीइमर्ज हुई है, उससे जो अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, खासकर जैसे एक्सपोर्ट्स में देखिए, एक्सपोर्ट्स में हमारा जो लक्ष्य है हम उसके ऊपर का एक्सपोर्ट अचीव करेंगे। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है काफी तेज गति से बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। जो ग्रोथ है वो हमारा अपना प्रोजेक्शन भी है वो 9% से ज्यादा रहेगा इस वर्ष में, इस फिस्कल वर्ष में जो 2021-22 का है। और मूडीज के ये अनुमान बहुत ही सही हैं और मतलब काफी जो आशा विश्वास किया जा सकता है। Dr. Sharma, analysts say that the factors that caused India's exports to outperform in 2021 will continue to do so in 2022 also, because in EU, if there are any supply disruptions, the alternative supplier is going to be India, whether it is steel or engineering goods. So it's going to be advantage India. Yes, that is advantage, and I fully agree for the report, because
we are the great supplier, and we are also cost competitive to supply in the Europe and the other advanced economies. But my worry is that our supply chain should remain intact because we import a lot of raw material. If you have observed during the last 5-6 months, there was shortage of raw materials because of the disrupted supply chains, because of the lockdowns in many countries, and we faced so many shortages in the raw materials, and raw material prices were going up. So because we import a lot of raw materials from the foreign countries also, so that becomes crucial that we are able to import adequate raw materials which are desired in the factories, and that will fulfill our export scenario and make us more competitive. So if the supply shortages are there and supply chains are disrupted, then raw material prices can go up, and our exports can become dearer. डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। आपसे एक सवाल है, एक्चुअली दो सवाल है जो बिल्कुल रिलेटेड हैं आपस में। जैसे आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि जियोपॉलिटिकल जो असर होता है वो यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है बाजारों पे, एंड असर हम खासा देख रहे हैं। अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखें तो वो स्पाइक हो गया है, 30%, 32 तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि फ्यूचर में वॉलेटिलिटी अभी ज्यादा होगी। जो FPIs का हमारे यहाँ से आउटफ्लो है वो लगातार जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी 13% गिर गए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। सो ऐसी सिचुएशन में, और आप कह रहे हैं कि ये आपको आशा है कि शॉर्ट टर्म रहेगा, एक तो शॉर्ट टर्म की आपकी क्या डेफिनेशन होगी इस कॉन्टेक्स्ट में, और इस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? देखिए, मेरा मतलब है कि जो शॉर्ट टर्म मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट के ऊपर कोई अपने फंडामेंटल्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग है और हमारी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से डिस्पाइट दी कोरोना वायरस, मार्केट जो परफॉर्मेंस है वो इंटैक्ट रही है। हमारी कंपनीज ने, हमारी इकोनॉमी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जब शॉर्ट टर्म जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, जब ग्लोबल फैक्टर्स आते हैं तो मार्केट्स में एक पैनिक सेलिंग भी आती है। अगर आपने देखा होगा कि जो आज का लास्ट का आधा घंटा था उसमें निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। एक बहुत तेजी से सेल ऑफ आया इस वरी से कि कल हो सकता है इससे भी ज्यादा भयानक सिचुएशन हो यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो जैसे ही इस वार्ता में आने वाले टाइम में कुछ स्टेबिलिटी आती है तो मार्केट्स वापस शार्पली रिकवर करेंगी। और इस जंक्शन पे ये होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सबसे ज्यादा पैनिक में आता है, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में जो स्पेकुलेटर्स हैं वो ज्यादा मार्केट को होल्ड कर लेते हैं। वो कई बार बहुत हाई लेवल पे सेल करके फिर वापस लो लेवल पे बाय करते हैं। शॉर्ट कवरिंग आती है, रिकवरी आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें रिटेलर को खासकर कॉशियस रहना चाहिए। वो अपना जो उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें बने रहे हैं, उनको डर से निकलना नहीं चाहिए और उनको कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रह सकती है। So what you are saying is, Dr. Sharma, history has shown us that these wars offer good entry points for the investors. Right. Whether it is Vietnam, Gulf, or Afghanistan, Iraq, no matter what it is, the markets, once the war has started, the fear has started, they have rallied and they have taken an upward journey post the war. So you're very right. One should continue to hold the stocks and let the volatility pass. Yes. My suggestion is that one should not look at the short-term gains from the market right now. If they want to invest for the longer term, then this is the most opportune time in this scenario that markets decelerate and they invest in at the low levels so that their yield and their returns are high as compared with the normal market situation.
बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर हमारे सभी लिसनर्स ने ध्यान से सुना होगा और वो आपकी एडवाइस से उनको बहुत फायदा होगा। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान करने के बाद विश्व भर के बाजारों में घबराहट का माहौल पैदा हो गया और शेयर सूचकांक तीव्र गिरावट पर बंद हुए। इसके अलावा कच्चे तेल के मूल्यों में उछाल दर्ज हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.7% के नुकसान में रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.2% की तीव्र गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 2.6% के नुकसान पर बंद हुआ। जापान के निक्केई में 1.8% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 3.45% के नुकसान में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां भी दिन के कारोबार में तीव्र गिरावट थी। लंदन का फुटसी 3%, फ्रांस का कैक 4.39% और जर्मनी का डैक्स 4.54% के नुकसान पर थे। On Wall Street, key main indices fell yesterday as the Ukraine-Russia crisis kept investors on edge after Russian President Vladimir Putin recognized 2 breakaway regions in the country and ordered troops to the area. So the Dow Jones Industrial Average declined 464.85 points or 1.38% to close at 33,132. The S&P 500 slipped 79 points or 1.84% to end at 4,226 and the Nasdaq Composite dropped 344 points or 2.57% to 13,037. Moving on, the oil prices surged with Brent breaching $100 a barrel for the first time since 2014 today as Russia attacked Ukraine, exasperating concerns that a war in Europe could disrupt global energy supplies. In intraday trade, the Brent crude oil was trading at $105.10 and WTI crude oil too was high at $99.75 a barrel. It may be noted that Russia is a key supplier of energy globally. Europe relies on Russia for about a quarter of its oil supplies and a third of its gas. डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे आप? तेल की कीमतें जो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं, उसके साथ ही साथ क्या बाकी कमोडिटीज के भी प्राइसेस बढ़ने का खतरा है? इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को खतरा हो सकता है? जी, क्योंकि जो क्रूड है, जो एनर्जी प्राइसेस होते हैं, वो एक मेजर ड्राइवर होते हैं कमोडिटी प्राइसेस के। अब जैसे रशिया का एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है, जो भी ग्लोबल सप्लाई है क्रूड में, वो अगर 10 बैरल है तो उसमें 1 बैरल रशिया की तरफ से आता है। तो काफी अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है रशिया का। तो अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो उसका सीधे तौर पे असर प्राइसेस के ऊपर आएगा। प्राइसेस जब हाई होंगे तो पूरा, क्योंकि एनर्जी से ही सब ग्रोथ ड्राइव होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस बढ़ जाते हैं और सीधा इन्फ्लेशन के ऊपर असर आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 9% के आसपास ऐसी आइटम्स हैं जो सीधे क्रूड से लिंक्ड है WPI इन्फ्लेशन में। तो उनका हाई इन्फ्लेशन होने से पूरा ओवरऑल इन्फ्लेशन सिनेरियो। इनफैक्ट समय कम है डॉक्टर शर्मा, तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि इसी सिचुएशन के चलते कीमती धातुओं में भी खासा उछाल आया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 2,367 रुपए के उछाल से 52,746 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च में डिलीवरी वाली चांदी के मूल्य में 3,247 रुपए की तीव्र वृद्धि दर्ज हुई और ये 67,832 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर शर्मा शामिल होने के लिए। थैंक यू। And before we close the headlines once again, Sensex logs fourth worst fall ever, dives 2,702 points. Nifty plunges 4.78%. Rupee plummets 1 rupee 9 paise, steepest in 10 months. And Brent crude reached $100 a barrel for the first time since 2014. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
Market Month.